हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं यानी कि नॉन करंट एसेट्स होती हैं उनके होने वाले चेंजेस को यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी कि उनके होने वाले परचेस या सेल्स को, यानी किसी भी तरह से अगर जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस आ रहा है जिसके बेस पर हमारे कैश में कोई भी चेंजेस आ रहा है, यानी उन ट्रांजैक्शन के बेस पर, उन एसेट्स के बेस पर हमारे कैश में कोई भी चेंजेस आता है या इंक्रीज कैश होता है या डिक्रीज कैश होता है, तो उसके इफेक्ट को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीट करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स में से सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स, सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो करंट यानी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं और करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो कैश और कैश इक्विवेलेंट के पार्ट होते हैं। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट के पार्ट को छोड़कर जितने भी इन्वेस्टमेंट बचते हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। और करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं। अब इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और किस तरह से इसको यूज करते हैं। यस, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे नॉन करंट एसेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से आइटम ऐड किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से आइटम लेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये फॉर्मेट है फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखा हुआ है क्योंकि ये बी एक्टिविटी होती है इसलिए हमने यहाँ पर बी मेंशन किया हुआ है। तो लिखेंगे ऐड। अब सारे ऐड वाले ट्रांजैक्शन यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, यानी जितनी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, उनके सेल होने से जो भी हमें अमाउंट रिसीव होता है वो अमाउंट यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मींस गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनको सेल करने से अगर कोई भी अमाउंट हमें रिसीव होता है तो वो सारा अमाउंट भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बिजनेस के होते हैं, उनसे उनके सेल से होने वाले प्रोसीड्स को भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं जो भी अमाउंट हमें रिसीव होता है। अब आते हैं इनकम की बात। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपने दूसरी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उससे होने वाली इनकम, इनकम मींस उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या कोई भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है या रेंट रिसीव्ड है, किसी भी टाइप से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है जिसमें अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो वो इनकम यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो ये ऐड वाले आइटम हो जाते हैं। फिर आते हैं लेस वाले आइटम। पेमेंट फॉर परचेस ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट, यानी जो इतनी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं उनको परचेस करने में आपने कोई भी पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर लेस हो जाता है। फिर पेमेंट फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जितनी भी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको परचेस करते टाइम पर आपने कोई भी पेमेंट यहाँ पर किया है तो वो पेमेंट यहाँ पर लेस हो जाता है। उसके बाद पेमेंट फॉर परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आपके हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनको अगर आपने परचेस किया है, कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनके परचेस पर होने वाले पेमेंट को भी यहाँ पर लेस कर दिया जाता है। तो लेस वाले सारे आइटम हमने यहाँ माइनस में लिखे हैं और ऐड वाले सारे आइटम हमने यहाँ पर सिंपल इस तरह से लिख दिए हैं। तो डिटेल वाले कॉलम में सारे आइटम्स के अमाउंट लिख दिए जाते हैं। फिर इनको प्लस माइनस किया जाता है। प्लस वाला सारा टोटल करके प्लस वाले आइटम और माइनस वाला सारा टोटल करके माइनस वाले आइटम। प्लस में से माइनस को लेस करने के बाद अगर आंसर प्लस में आता तो इस तरह से लिख देते हैं और माइनस में आता तो ब्रैकेट में उसकी वैल्यू को लिख दिया जाता है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो, और आंसर माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिख देते हैं। डिटेल कॉलम को यहाँ डबल लाइन से क्लोज कर दिया जाता है। फाइनल आंसर जो भी होता है उसे बाहर अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मेट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ठीक है। क्योंकि ये बी एक्टिविटी है इसके लिए यहाँ पर बी लिखा जाएगा क्योंकि सेकंड एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उनकी हेल्प से इस न्यूमेरिकल को, इनके न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं किस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल की हेल्प से इसे सॉल्व करके समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट है 34,000 रुपीज के, इन्वेस्टमेंट एट द एंड 28,000 रुपीज के, यानी कि बिगिनिंग में ओपनिंग जो बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का 34,000 है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 28,000 है। इसके बेस पर अगर हम देखें तो हमारे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गए हैं। इट मींस हमने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और दे रखी है, उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ हुआ क्या है। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ द आइटम
40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट 8400। ये बोल रहा है कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं, कब, जो बिगनिंग में थे, बिगनिंग में जो इन्वेस्टमेंट था 34,000, उसका 40% इन्वेस्टमेंट 8400 प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया मार्केट में। कैलकुलेट द कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट। अब ये बोल रहा है कि इसमें से इसके 40% इन्वेस्टमेंट 8400 रुपीज के प्रॉफिट के साथ हमने सेल कर दिए हैं और लास्ट में ये बचे हैं, तो इट मींस हो सकता है कुछ परचेस भी किए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्व करने के लिए पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग नोट में हम ये कैलकुलेट करेंगे कितने के इन्वेस्टमेंट सेल हुए हैं और कितने के इन्वेस्टमेंट परचेस हुए हैं, उसके बाद में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, उनके साथ क्या एडजस्टमेंट होती है। तो एडजस्टमेंट जो होती है, तो हमें एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व करना होता है वर्किंग नोट में और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। तो मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, कि इन्वेस्टमेंट के बिगिनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट। एक चीज ध्यान रखेंगे, लेजर उसी का बनता है जिसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हो और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी हो, तभी उसका लेजर बनता है। अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट डिफरेंस करके हम परचेस सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ लेजर उसी का बनता है जहाँ जिसके साथ एडजस्टमेंट है और ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये कॉमन जानने वाली बात होती है। अब यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट हम करते हैं। वर्किंग नोट में मैंने एक इन्वेस्टमेंट का लेजर बना रखा है, इसका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यानी पर्टिकुलर अमाउंट। ज्यादा कॉलम इसमें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वर्किंग नोट के लिए आप बना रहे हो, तो डेट का और जेएफ का कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस। एसेट्स होती है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 34, यानी कि टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन दे रखा है हमको 34,000 रुपीज का। एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस देगा 28,000, तो यहां लिख लेते हैं बाई बैलेंस सीडी, यानी कैरेट डाउन को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमको 28,000 रुपीज का। ठीक है, हमने लिख लिया 28,000। अब एडजस्टमेंट में एक चीज बोली हुई है कि हमने टोटल 40% इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग के स्टेटमेंट जो थे, इन्वेस्टमेंट जो थे, उनका 40% सेल किया। तो 34,000 का 40% पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। तो 34,000 का 40% अगर हम करते हैं तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 16, यानी कि 13,600 रुपीज हमारे निकल के आता है। ठीक है, तो 34,000 का 40% 13,600 रुपये हमारा निकल के आया। मीन्स 13,600 रुपये वाले कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट 8,000 प्रॉफिट के साथ, मीन्स इसमें 8,400 और प्लस कर दें, तो 13 और 8 21 और 22, मीन्स 22,000 रुपीज के सेल प्राइस आ गया, क्योंकि ये तो कॉस्ट निकल के आई थी और ये प्रॉफिट निकल के आया है, जो हमने प्रॉफिट इसने बोला हुआ है न्यूमेरिकल में हमको। ठीक है, कॉस्ट 13,600, प्रॉफिट 8,400 और सेल प्राइस 22,000। अब क्या होगा, हमने जो मार्केट में सेल किया है वही बाई बैंक के नाम से लिख देते हैं, जिसको हमने सेल किया बैंक अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में पता करने के लिए लिख लेते हैं कि ये सेल का अमाउंट है। सेल टोटल 22,000 रुपीज की हुई है। यहाँ पर तो ये कॉस्ट प्राइस था, ये भी कॉस्ट प्राइस है, बट सेल में तो प्रॉफिट भी इंक्लूड है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 8400 का। तो प्रॉफिट जब होता है तो उसे इस साइड लिख लिया जाता है और लॉस होता है तो उसे इस साइड लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट चला गया, ब्रैकेट में हमने लिख दिया ये प्रॉफिट है, हमें पता रहे कि ये प्रॉफिट का अमाउंट है 8400 रुपीज का प्रॉफिट अमाउंट इधर आ गया। और टोटल सेल 22,000 रुपीज की जो हुई थी वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, कैसे हुई थी हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 13,600 प्लस 8,400 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, ये अपने जानने के लिए हमने लिख दिया। अब हम इसका दोनों साइड इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें इसके साथ इन्वेस्टमेंट का कोई डेप्रिसिएशन तो वैसे भी नहीं होता और ना ही हमें दे रखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ डेप्रिसिएशन होता भी नहीं है। अब हम इस लेजर का दोनों साइड का टोटल इक्वल करेंगे और उससे कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा परचेस इस ईयर में हुआ है या नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट के साथ में। ठीक है, कर लेते हैं। तो 22,000 इधर का है और 28,000 इधर का है, तो 22 और 28 टोटल मिला के हो जाता है 50,000। हमने रफ पर लिख लिया, क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपीज है। ठीक है, अब आ जाता है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में इधर का 34,000 और 8,000, 34 और 8 हो गए 42,000 और 400, यानी 42,400 ये होगा डेबिट साइड का। अब क्रेडिट टोटल हमारे पास 50,000 रुपीज का और डेबिट टोटल हमारे पास
42,400 रुपीज का है। तो इसके बेस पर क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो परचेस या सेल्स हुआ है, क्योंकि डिफरेंस है दोनों साइड। तो जो अमाउंट टोटल वाला ज्यादा है, पहले तो लेजर के टोटल में वो टोटल वाला जो ज्यादा वाला अमाउंट है उसे दोनों साइड लिखते हैं। इधर भी 50,000, इधर भी 50,000, ठीक है। अब 42,400 है, इट मीन्स यहाँ पर 7,600 रुपीज कम है इस साइड। तो 7,600 रुपीज का मीन्स हमने क्या किया है, ये परचेस, क्योंकि परचेस किया होगा तभी तो क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में 28,000 बैठा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे परचेस के लिए टू बैंक अकाउंट। बैंक या कैश दोनों लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बैंक की बेस पर लिखते हैं, क्योंकि जितने भी कंपनियां होती हैं वो अपने ट्रांजेक्शन चेक से करती हैं, क्योंकि इसका प्रूफ होता है। तो बैंक अकाउंट टू परचेस, ठीक है। टू बैंक अकाउंट में हमने ब्रैकेट में लिख दिया परचेस, ताकि हमें पता लगे बैंक अकाउंट का जो पेमेंट है परचेस के लिए। वैसे भी बैंक अकाउंट परचेस के लिए हुआ इस साइड तो, लेकिन फिर भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 7,600। तो ये हमारी परचेस निकल के आ गई और ये हमारी सेल्स निकल के आ गई। अब ये लेजर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा वर्किंग नोट का वर्क कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने का। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस टाइम पर आपको पता है अमाउंट के कितने कॉलम होते हैं, यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक डिटेल का और एक टोटल का, ठीक है। डिटेल और अमाउंट या टोटल का जिसे हम बोल देते हैं, ये पर्टिकुलर कॉलम होता है फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे बी एक्टिविटी, क्योंकि आप बी एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर सबसे पहले प्लस वाला आइटम यानी सेल, तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल किया उससे कितना प्रोसीड्स आया हमारे पास, 22,000 रुपीज का। तो 22,000 रुपए हमने इस तरह से लिख दिया, प्लस का आइटम है, सिंपल लिख दिया। अब हमने यहाँ पर और कोई पेमेंट तो नहीं, यहाँ परचेस हुआ है इसका ही, तो यहाँ लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का परचेस हुआ 7,600 रुपए का। जो माइनस की वैल्यू थी जिसमें पेमेंट हमने किया उसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से 2 आइटम ही है, इसके अलावा कोई और आइटम इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे डबल लाइन से डिटेल वाले कॉलम को। अब 22,000 में 7,600 माइनस करेंगे, तो 22,000 में से 7,600 जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 14,400। हाँ, 14,400 ही आएगा, हाँ। तो 14,400 हमारा यहाँ आ गया। अब ये अमाउंट क्या, प्लस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनल आंसर अमाउंट वाले कॉलम में 14,400 14,400 रुपए हम लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमने वर्किंग नोट किया, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो उसके लिए वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो पहले वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल को हमने समझ लिया है। इस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं। यस, तो हमने ये एक एग्जांपल और लिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें दे रखा है कि मशीनरी एट कॉस्ट पर ओपनिंग वैल्यू 4 लाख और क्लोजिंग वैल्यू 4,20,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी मशीन का दे रखा है, ओपनिंग पर 1 लाख रुपीज का, क्लोजिंग पर 1,10,000 रुपीज का। यानी करंट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, 10,000 इंक्रीज हुआ, तो लगभग इस ईयर में प्रोविजन डेप्रिसिएशन का 10,000 बना है। पेटेंट ओपनिंग दे रखे हैं 2,80,000, क्लोजिंग में बचे 1,60,000 यानी 1,60,000, ठीक है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 with its accumulated depreciation ₹24,000 was sold for ₹20,000। ये बोल रहा है एक मशीन, जो ये मशीन है, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 40,000 रुपए है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप यानी अब तक डेप 24,000 रुपए का लग चुका है। जिस मशीन की कॉस्ट 40,000 है उस पर डेप अब तक 24,000 का लग चुका है, और उस मशीन को हमने सोल्ड किया 20,000 रुपए में। यानी कि मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो मशीन का भी बनेगा, वैसे तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन का लेजर भी बनेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड जिस मशीन को सोल्ड करें उसका डेप दे रखा है, हमें जिसको सोल्ड करें उसी का डेप चाहिए, तो फिर हमें दिक्कत नहीं है, इन्हें डेप लेजर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मशीन का एक लेजर बनेगा। दूसरा दे रखा है पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹40,000, यानी पेटेंट 40,000 रुपए से रिटन ऑफ हुए हैं, लेकिन यहाँ तो वैल्यू डिफरेंस ज्यादा है।
एंड सोल्ड सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000। ये बोला 40,000 का डेप लगाया, उसके बाद 20,000 रुपए के प्रॉफिट पर कुछ इन्वेस्टमेंट हमने सेल भी कर दिए हैं। ठीक है, तो कितने सेल किए हैं ये सब हमें निकालने पड़ेंगे। तो पेटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो पेटेंट का भी लेजर बनेगा। मैंने यहाँ वर्किंग नोट में 2 लेजर के फॉर्मेट बना के तैयार रखे हैं, एक मशीनरी का और एक पेटेंट का। हम दोनों लेजर को बना लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन के ओपनिंग बैलेंस, मशीन है पेटेंट है, दोनों ही एसेट्स हैं, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। तो सबसे पहले मशीन का बनाते हैं, तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यानी टू बैलेंस बीडी जो है वो अपना हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस यानी बाई बैलेंस सीडी जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 4,20,000 रुपीज। इस तरह से ओपनिंग बैलेंस 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000 रुपीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। वो बोला डूइंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000, जिस मशीन की कॉस्ट 40,000 रुपए थी उस मशीन पर अब तक का डेप लग चुका है 24,000 रुपीज, यानी 24,000 रुपीज। 40 में से 20 माइनस करें तो मशीन कितने की बचती है आज? 16,000 रुपीज की मशीन बची है आज हमारे पास, आज की डेट में जिस दिन सेल करें। लेकिन सेल कितना कर रहे हैं हम उसके 20 में। ठीक, तो इट मीन्स हमारे यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्लस 4,000 रुपीज प्लस हो रहे हैं। 4,000 रुपीज प्लस में बेच रहे हैं, इसका मतलब 4,000 रुपीज का हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये है कि जिस मशीन पे 24,000 का डेप लग चुका है उस मशीन को 16,000 की आज बची है और उसको हम 20,000 में बेच रहे हैं, मीन्स 4,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब फिल करना शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन जिस मशीन पर लगा है सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन, यानी एक्यूमुलेटेड डेप लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप ही उस पर लगा है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा, टोटल लग चुका है उस मशीन पर 24,000 रुपए का। ठीक है, सेल प्राइस, सेल यानी कि बाई बैंक अकाउंट, सेल जो है वो हुई है अपनी 20,000 रुपीज की। तो और हमें प्रॉफिट कितना हो गया, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट मींस प्रॉफिट जो हमको हुआ है वो हुआ है टोटल 4,000 रुपए का। तो यहां पर हम प्रॉफिट लिख देंगे 4,000 रुपए का। ठीक, और कोई इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारे पास है नहीं। 20,000 की सेल हुई, 24,000 का डेप लगा था, 40,000 वाली मशीन पर 4 का प्रॉफिट हो गया। अब इसके बेस पर हम डिफरेंस कर लेंगे दोनों साइड के अकाउंट का। ठीक है, डिफरेंस के बेस पर हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे और बैलेंस निकाल करके देख लेंगे कि हमारी परचेस कितनी हुई है। तो 4,20,000 और 440 और 24 यानी 4,64,000 रुपीज का इसका टोटल आ गया। टोटल 4,64,000 रुपीज का यहाँ पे भी टोटल आ गया। अब यहाँ पर कितना है 4,04,000, तो 4,64 में से 4,04 माइनस करोगे तो 60,000 रुपीज आपका डिफरेंस आ रहा है। इट मींस करंट ईयर में आपने मशीनरी की परचेस जो किया है वो 60,000 रुपीज का किया है टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेस। मीन्स यहां पर आपने करंट ईयर में 60,000 रुपए की आपने मशीनरी की परचेस की है, जिससे कि 60,000 रुपीज हमारा परचेस बैलेंस यहां पर निकल कर आ चुका है। अब नेक्स्ट है अपना पेटेंट। ठीक है, पेटेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पेटेंट का ओपनिंग 280 है, क्लोजिंग 160 है, तो वो भी लिख लेते हैं यहां पर। टू बैलेंस BD 2,80,000 रुपीज। ठीक है, और यहां लिख लेते हैं बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस पेटेंट का देखा 1,60,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं आगे। एडजस्टमेंट में बोला है पेटेंट वर रिटन ऑफ टू एक्सटेंट ऑफ रुपीज 40,000, यानी 40,000 रुपए के पेटेंट रिटन ऑफ हो गए। इट मींस पेटेंट क्या है, पेटेंट हमारा है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, जब रिटन ऑफ होती है तो उनको क्या लिखते हैं हम उनको लिखते हैं अमोर्टाइज्ड, यानी कि अपनी ये कितनी हो गई, अमोर्टाइज हो गई। कितने रुपए से हो गई, 40,000 रुपए से पेटेंट अपने जो है वो अमोर्टाइज हो गई, यानी उन पर डेप लग गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी अमोर्टाइज कर लेते हैं। अमोर्टाइज अकाउंट या डेप अकाउंट लिख लेते हैं, लेकिन यहां पर इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइज लिखते हैं। तो अमोर्टाइज अकाउंट में 40,000 रुपीज की रिटर्न ऑफ हुई है।
एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो इसलिए क्रेडिट साइड आ रही है, और बढ़ रही होती है तो डेबिट साइड आती है। उसके बाद बोल रहा है कुछ पेटेंट हमने 20,000 रुपए के प्रॉफिट पर सेल कर दिए, तो प्रॉफिट कितना आता है, इधर आता है टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट। कुछ इन्वेस्टमेंट हमने प्रॉफिट पर 20,000 रुपए के प्रॉफिट पर तो 20,000 रुपए लिख देंगे, यहाँ जितने का प्रॉफिट अर्न किया उतना रुपया हमने लिख दिया। अब हमें ये नहीं बता रखा सेल कितनी है, अब सेल कैलकुलेट होगी इस न्यूमेरिकल में। ये परचेस वगैरह तो कुछ पता नहीं लगेगा, यहाँ सेल पता लगेगी। परचेस वगैरह के लिए होता तो परचेस बता रखा होता उन्होंने, ये दो चीज तो एक साथ निकलवाएगा नहीं, या तो सेल निकलवाएगा या परचेस निकलवाएगा, दोनों चीज तो नहीं निकाल सकते हम। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जब सेल निकालनी है इस साइड तो ये साइड ज्यादा होगी, तो 2,80,000 प्लस 20 यानी 3 लाख रुपीज का टोटल इधर आ गया। इधर का 160 प्लस 40 यानी केवल 2 लाख रुपीज है, तो टोटल तो हम 3 लाख ही लिखेंगे। 2 लाख आ रहा है, इट मीन 1 लाख रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 लाख रुपीज का जो डिफरेंस हो गया वो इस साइड, सॉरी हम बाई लिखते हैं, तो बाई बैंक अकाउंट मीन्स सेल, यानी कि अपना पेटेंट 1 लाख रुपीज का सेल हुआ है। इस तरह से अपने दोनों लेजर बन गए हैं, यानी कि अब हमारा वर्किंग नोट वाला वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्या आया था, एक सेल ये गई, एक सेल ये गई और एक परचेस ये गई। इसके बेस पर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर छोटा सा स्पेस है, इसी में सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन है ये, तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, तो बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले सेल लिखेंगे दोनों, सेल ऑफ मशीनरी यानी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। कितने रुपए की प्रोसीड्स हुई सेल ऑफ मशीन से, हमको सेल हुई थी केवल 20,000 रुपीज की। ठीक है, नेक्स्ट हुआ है अपना सेल पेटेंट, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट सेल हुए थे हमारे 1 लाख रुपीज के, 1 लाख के हो गए। पेमेंट जो हमारा हुआ था वो परचेस करने में हुआ था मशीनरी, यानी कि पेमेंट फॉर परचेस ऑफ मशीनरी, तो कितने का हुआ 60,000 रुपीज का। जो पेमेंट हुआ उसे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, अब डिटेल वाले कॉलम का हम टोटल कर देंगे, तो 1 लाख प्लस 1,20,000 टोटल 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 माइनस 60,000। 1,20,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास यहाँ कितने का निकल के आता है, बैलेंस हमारे पास बचेगा 60,000 रुपीज का, वो भी किसका, प्लस का बैलेंस हमारे पास यहाँ बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का बैलेंस हमने यहाँ निकाल लिया 60,000 रुपीज, तो प्लस का बैलेंस जब बच रहा है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अमाउंट वाले कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना अमाउंट वाला कॉलम हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, केवल हमें जो अपनी एसेट्स हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उन सारी एसेट्स का परचेज और सेल्स इसमें हमें शो करना होता है कैलकुलेट करके। उसके लिए हम लेजर की हेल्प ले लेते हैं, लेजर की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं जब उसकी एडजस्टमेंट हमें न्यूमेरिकल में दे रखी होती है तब। ठीक है, इसकी हेल्प से हमारा इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी एडजस्टमेंट दे रखी होंगी तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड पहले एडजस्टमेंट करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, मीन्स ये लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद इसको सॉल्व करके यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दे रखा है, इस नंबर पर आप हमसे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपने कमेंट बताकर बताइए कि हमें अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बताकर बताइए कि हम इसमें आपको और इजीली समझाने का मेथड ढूंढ सके, अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो अपने नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी कमेंट है हमें दीजिए।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।